नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। भैया दूज के पर्व पर जयकारों के बीच बंद हुए मां यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। अगले 6 महीने शीतकालीन प्रवास की ओर हुआ डोलियों का प्रस्थान। हरिद्वार में कल से शुरू हो रहे गंगा उत्सव की तैयारियां तेज। प्रदूषण मुक्त गंगा के लिए होगा मंथन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस आज। इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी है बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षण। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल गंगोत्री के बाद आज केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर सुबह 8:30 पर पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। आज सुबह 5 बजे से BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। BKTC के आचार्य, वेद पाठियों और पुजारियों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र से समाधि रूप दिया गया। सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया है। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल ही रवाना हुए। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज भव्य केदारपुरी का पुनः निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम यात्रा का सफल संचालन हुआ। बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज रामपुर में रात्रि प्रवास करेगी। सोमवार को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रात्रि प्रवास कर मंगलवार को शीतकालीन गद्य स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी, जिसके बाद शीतकाल में बाबा केदार की पूजा ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में की जाएगी। की दिव्य उपंतिकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस शिव जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है। और भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:05 पर बंद कर दिए गए। शीतकाल में यमुना जी की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव के यमुना मंदिर में विराजमान होगी। अगले 6 महीने यहीं पर मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। खरसाली गांव में स्वागत के लिए यमुना मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही खरसाली से यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर महाराज की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। 12:05 पर मां यमुना जी के कपाट यहां पर बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद 6 महीने तक मां यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव डोली है, वो खरसाली कुशीमठ जाएगी और वहां पर ही शीतकालीन प्रवास में मां यमुना जी के 6 महीनों के लिए दर्शन होंगे और पुनः अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। और यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। सभी ने मां यमुना से खुशहाली की कामना की है। मां यमुना के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं और पूरे यमुनोत्री विधानसभा प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हमने मां यमुना से आज भैया दूज के अवसर पर यहाँ से मन्नत मांगी है और
मैं आशा करता हूं कि मां यमुना का आशीर्वाद हमेशा हमारे इस क्षेत्र पे हम लोगों पर हमेशा बना रहेगा। अभी तक यमुना मंदिर में 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब इसके बाद जब हरसाली में मां की मूर्ति स्थापित होगी तो वहां भी शीतकाल में लोग दर्शन कर सकेंगे। और आपको बता दें, चारों धामों में सर्दी बढ़ने के साथ ही इस वर्ष की चार धाम यात्रा समापन की ओर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं, जबकि पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट बीते 10 अक्टूबर को ही बंद हो गए थे। हरिद्वार में सोमवार को चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गंगा महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न गंगा समितियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव में संत सम्मेलन और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लोगों को गंगा को स्वच्छ निर्मल रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर साल गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार यह कार्यक्रम हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित किया जा रहा है। गंगा स्वच्छता मिशन के अपर महानिदेशक नलिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया, गंगा महोत्सव में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई तकनीकी सत्र के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता इसमें गंगा की महत्ता के बारे में व्याख्यान देंगे। साथ ही गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विशेषज्ञ मंथन भी करेंगे। गंगा महोत्सव पहली बार गंगा के तट पर किया जा रहा है। इसके अलावा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक BSF की महिला जवानों का दल एक गंगा यात्रा भी निकाल रहा है, जो गंगा तट से जुड़े शहरों से होकर निकलेगा और लोगों को गंगा के महत्व के बारे में बताएगा। गंगा महोत्सव इस बार हम लोग पहली बार है जो गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। पिछले 7 जो गंगा उत्सव हैं वो दिल्ली में हुए थे। इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कि गंगा उत्सव गंगा के घाट पे और गंगा के किनारे मनाया जाएगा। तो चंडी घाट हरिद्वार पे हम लोग मना रहे हैं गंगा उत्सव। इस बार इस गंगा उत्सव में कई सारे इवेंट का समागम किया गया है। जैसे हम लोग टेक्निकल सेशंस होंगे जिसमें इज अ नेचुरल चॉइस। उत्तराखंड में इसमें काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। सारे नाले उत्तराखंड में टैप हो चुके हैं और हरिद्वार में गंगा का क्वालिटी और पूरे उत्तराखंड में गंगा अनपोल्यूटेड कैटेगरी में है, जो कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो इसलिए हरिद्वार तो हमारे लिए बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है। खबर चमोली से है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देवाल मुंदौली मार्ग पर इंचौली के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से लगभग करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना पर देवाल चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को खाई से बाहर निकाला। बताया गया है कि इंचौली क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह कार चला रहे थे। कार खाई में गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व का अहम रोल है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे समय बीतता है, हमें पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत और भी महसूस हो रही है। इसी को देखते हुए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को सुरक्षित रख सकें। India has made very good progress in terms of biosphere reserve establishment. India is participating since 24 years, and since that time India has established one biosphere reserve on average every 2 years, so that's quite impressive. So India has a lot of potentialities. भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में बटे होते हैं: कोर, बफर और संक्रमण। ये क्षेत्र परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए शिक्षा, अनुसंधान और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। ये सतत विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। यह कदम भारत के निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष वातावरण के साथ भौतिक समानताएं रखने वाले और अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान के लिए समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका वाले स्थानों का परीक्षण है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं के मंगल ग्रह और चंद्र परिदृश्य के समान होने के कारण ही इस क्षेत्र को एनालॉग मिशन के लिए चुना गया है। 1 महीने तक चलने वाला ये मिशन भारत की चंद्रमा पर आवास स्थापित करने की योजना के अनुरूप अंतर्ग्रहीय मिशन शुरू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट पर इसरो ने कहा कि लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा समर्थित ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो, AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे का एक सहयोगात्मक प्रयास है। समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले केवल 40% है। निम्न दबाव और कम ऑक्सीजन की यह स्थिति शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह की स्थितियों के समान जीवन की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।